हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गांधीज्म, जिसमें मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगी कि गांधीज्म क्या होता है, क्या इसके कोर आइडियाज या फीचर्स हैं, एज वेल एज इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिसएडवांटेजेस। ऑल्सो ये जो वीडियो है ये नोट्स की फॉर्म में रहने वाली है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ईमेल आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन टू यू कि गांधीज्म क्या है। गांधीज्म जो नाम है ये महात्मा गांधी के सोशल और पॉलिटिकल थॉट के लिए यूज किया जाता है, मींस कि उनके जो आइडियाज हैं, और गांधी जी ने जो अपने आइडियाज डेवलप किए हैं उनके पीछे बहुत सारी इंस्पिरेशनल सोर्सेज हैं, जिनमें आती हैं भगवद गीता, जैनिज्म, बुद्धिज्म, बाइबल, थिंकर्स लाइक हेनरी डेविड थॉरो, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे, लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन। टॉल्स्टॉय का जो कॉन्सेप्ट था सिंपल लिविंग का, उसने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया, वेराज रस्किन की जो बुक है अनटू दिस लास्ट, उसको गांधी जी ने पैराफ्रेज किया एज सर्वोदय। ट्रांसलेट करने की बजाय पैराफ्रेज किया। दैट यू शुड कीप इन माइंड। पैराफ्रेजिंग होता है जब आप एक कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज, इजी टर्म में एक्सप्लेन करते हो, और गांधी जी का जो आइडिया है ग्राम स्वराज का, वो रस्किन के आइडिया से ही प्रभावित है। और गांधीज्म आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके दो मेन पिलर्स हैं, विच आर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इन्हीं दो पिलर्स पर इनकी आइडियोलॉजी बेस्ड है, जिनको हम आगे चलकर समझने वाले हैं। तो गांधी जी के आइडियाज के बारे में हमें उनके अलग अलग वर्क्स के थ्रू पता चलता है, एज वेल एज स्पीचेस, जिसमें आते हैं द इंडियन ओपिनियन, द यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, एज वेल एज हिंद स्वराज। तो अब समझ लेते हैं गांधीज्म को, उनके कोर आइडियाज या फीचर्स को समझकर। गांधीज्म आइडियोलॉजी इज वेरी वास्ट, पर मैंने कोशिश करी है एक ही वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की। सो मेक श्योर कि आप इसको एंड तक देखें। शुरुआत कर लेते हैं टू पिलर से ही, जो कि हैं ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सबसे पहले बात करते हैं ट्रूथ की। अब गांधी जी के लिए ट्रूथ का मतलब सिर्फ यही नहीं था कि सच बोलना चाहिए, बल्कि अपने थॉट और एक्शन में भी ऑनेस्टी लानी चाहिए। एक इंसान ऑनेस्टी के साथ काम करे और अपने माइंड में अच्छे थॉट्स रखे, ये भी गांधी जी के लिए ट्रूथ में ही आता है। और हमारे सारे एक्शंस और डिसीजंस ट्रूथ पर ही बेस्ड होने चाहिए। हम एक ऐसा डिसीजन लें जो मॉरली भी सही है, और हमें इससे नहीं भटकना है। गांधी जी गॉड और ट्रूथ को भी इंसेपरेबल मानते थे, तभी वो कहते थे ट्रूथ इज गॉड। इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए सत्य कि ये उसको गॉड से इक्वेट करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सत्य या ट्रूथ ही अल्टीमेट रियलिटी है, और ये एक ऐसा रास्ता है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम गॉड को डिस्कवर कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ में ट्रूथ को फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली हम गॉड को डिस्कवर कर लेंगे, क्योंकि सत्य ही तो भगवान है। और वो दो तरीकों के ट्रूथ के बारे में बताते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है अल्टीमेट ट्रूथ, जिसको वो गॉड के साथ, भगवान के साथ इक्वेट करते थे। ये चेंजेबल नहीं होता है। वेराज जो रिलेटिव ट्रूथ होता है ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। रिलेटिव ट्रूथ एक ऐसा ट्रूथ होता है जिसे इंसान गेन करता है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, इसलिए ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। और साथ ही साथ रिलेटिव ट्रूथ जो होता है ये इंसान के एक्शंस और डिसीजंस पर बेस्ड होता है, कि इंसान को सही डिसीजंस लेने चाहिए, ऐसे एक्शंस को फॉलो करना चाहिए जो कि ट्रूथफुलनेस पर आधारित हो। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस या अहिंसा, जिसका मतलब होता है अपने बिहेवियर में, अपने बर्ताव में किसी भी प्रकार की वायलेंस से परहेज करना। एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति किसी भी तरीके से वायलेंट ना हो। और इसका एक पॉजिटिव मीनिंग भी है, जिसका मतलब होता है सभी को प्यार करना,
चाहे अपना दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी के प्रति आपको हेट्रेड नहीं रखनी है मन में। लेकिन साथ ही साथ गांधी जी ये भी कहते थे कि नॉन वायलेंस एक ऐसा मेथड नहीं है जो कि वीक लोगों द्वारा यूज किया जा सके, बल्कि इसके लिए तो आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। और स्ट्रांग कैसे होंगे? अगर आप सत्य का पालन करेंगे, ट्रूथ को फॉलो करेंगे। तो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को वही लोग फॉलो कर सकते हैं जो ट्रूथ को फॉलो करते हो, उसके रास्ते पर चलते हो। और गांधी जी की भी जो सिविल डिसोबीडियंस और सत्याग्रह जैसे मेथड्स हैं, वो नॉन वायलेंस पर ही बेस्ड थे। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा के 2 पिलर्स को फॉलो करके ही हमें स्वराज हासिल होगा। तो फिर आ जाता है स्वराज। स्वराज का भी कोई एक मीनिंग नहीं है, बल्कि इसके मल्टीपल स्फेयर्स में मल्टीपल मीनिंग्स हैं। सबसे पहले स्वराज क्या है? गांधी जी के इंडिपेंडेंट इंडिया का एक मॉडल, जिसको राम राज्य भी कहा जाता है, जो कि एक ऐसी आइडियल सोसाइटी होगी जो कि जस्टिस, इक्वालिटी और हैप्पीनेस जैसी वैल्यूज पर आधारित होगी। सब इक्वल होंगे, सिंपल लिविंग में बिलीव करेंगे, एक सिंपल लाइफ जिएंगे, मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे और ऐसी स्टेट में खुशहाली होगी। वहीं पॉलिटिकली स्वराज का क्या मतलब है? सेल्फ रूल, ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी इसमें आता है कि ग्रास रूट लेवल पर भी लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, जस्ट लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और इकोनॉमिकली स्वराज का क्या मतलब है? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। और ये कैसे आएगी? लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, कॉटेज इंडस्ट्रीज को रिवाइव करके और खादी को प्रमोट करके। लैंड कुछ चुनिंदा हाथों में नहीं होगा, बल्कि सब लोग उसको मिलकर ओन करेंगे। तो इकोनॉमिकली स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता। उसके बाद आती है रिलीजियस टॉलरेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट कोर आइडिया है गांधीज्म का, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हमें सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन रखनी है, एक भाईचारा मेंटेन रखना है, तो दूसरे रिलीजन्स के प्रति टॉलरेंस रखनी होगी। गांधी जी का मानना था कि सभी रिलीजन्स की जो टीचिंग्स होती हैं और वैल्यूज होती हैं, वो सिमिलर होती हैं। हिंदुओं के जो भगवान हैं, वो मुस्लिम्स के गॉड और क्रिश्चियंस के गॉड से अलग नहीं हैं, बल्कि सभी धर्म यही टीच करते हैं कि हमें दूसरे ह्यूमन बींग्स के प्रति रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। कोई भी रिलीजन किसी और रिलीजन से सुपीरियर नहीं है, सब बराबर हैं। और इसीलिए वो रिलीजियस टॉलरेंस को सपोर्ट करते थे। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गांधीज्म इज सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। गांधी मानते थे कि सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर ही हम स्वराज के गोल को अचीव कर सकते हैं। बेसिकली ये एक संस्कृत का वर्ड है, 2 शब्दों से बना है, सत्य और आग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब क्या बन जाता है? होल्डिंग टू द ट्रूथ, सत्य का पालन करना। और सत्य तो एक इंपॉर्टेंट पिलर है ही गांधीज्म का। तो सत्याग्रह का आइडिया ये कहता है कि अगर हमें किसी भी प्रकार के इनजस्टिस से लड़ना है, तो उसके लिए हमें सत्य का सहारा लेना पड़ेगा, ट्रूथ का सहारा लेना पड़ेगा। साथ ही साथ नॉन वायलेंट और फेथफुल भी रहना पड़ेगा, अपने रास्ते से भटकना नहीं होगा। तो सत्याग्रह को अगर हमें डिफाइन करना हो, ये एक मेथड था नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का। किसी भी प्रकार के इनजस्टिस, अत्याचार या एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ। अगर कहीं कोई इनजस्टिस हो रहा है, लेट्स से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कैसे किया जाए? नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस दिखाकर। वही होता है सत्याग्रह। नॉन वायलेंस या अहिंसा इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको प्रैक्टिस करके हम एक सही रास्ते पर चल सकते हैं। वायलेंस का जैसे ही यूज किया जाएगा, वहीं सत्याग्रह का पर्पस खत्म हो जाएगा। यहां पर आप चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में बता सकते हैं। एंड दैट मीन्स कि सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है, जिसके थ्रू हम अपने लिए राइट सिक्योर कर सकते हैं। और वो कैसे? खुद सफर करके। हमें दूसरे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी प्रकार से वायलेंस का प्रयोग नहीं करना है।
इसका एग्जाम्पल यह है कि अपनी बात को मनवाने के लिए फास्ट करना। तो ये होता है सत्याग्रह। उसके बाद आता है स्वदेशी, जो कि एक संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड है और इसका मतलब क्या होता है? अपने देश का, ऑफ वंस ओन कंट्री। स्वदेशी भी एक ब्रॉड आइडिया है जो एम्फेसिस किस पर करता है? इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस पर। इकोनॉमिक तरीके से हम आत्मनिर्भर बन जाएं, और वो कैसे हो सकता है? थ्रू लोकल प्रोडक्शन। अपने देश में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे जाएं ताकि हम प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक फ्रीडम को अचीव कर सकें। स्वदेशी का एग्जाम्पल है कि अपने देश में बने प्रोडक्ट्स को यूज करना, अपने ही देश में प्रोडक्शन करना, जिससे कि कम्युनिटी के बीच में कोऑपरेशन बढ़े और सेल्फ सफिशिएंसी आए। हर छोटी से छोटी चीज को कम्युनिटी प्रोड्यूस करे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय गांधी जी सपोर्ट करते थे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, और इसमें फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट किया जाता है और ध्यान दिया जाता है खुद की लोकल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने पर। गांधीज्म का नेक्स्ट कोर आइडिया है सर्वोदय, जिसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, या सभी की प्रोग्रेस। सर्व प्लस उदय, इन शब्दों से ये बना है। और फर्स्ट टाइम गांधी जी द्वारा ये कब यूज किया गया था? जब उन्होंने जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट को पैराफ्रेज किया था। उन्होंने इस बुक का टाइटल ही सर्वोदय रखा था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हमें ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर पर फोकस नहीं करना चाहिए। वो किसका फोकस होता है? यूटिलिटेरियंस का। वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि यूटिलिटेरियन आइडिया जो है ये मेजॉरिटी पर बेस्ड है, मेजॉरिटी को सपोर्ट करता है। बल्कि गांधी जी बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, सभी लोगों का विकास, एंड हेंस द नेम प्रोग्रेस ऑफ ऑल। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया था सर्वोदय का। इस कॉन्सेप्ट के पीछे उनकी इंस्पिरेशन थी जॉन रस्किन। सो सभी लोगों का विकास हो, ना ही सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का। इसीलिए समाज में उनको इक्वल बनाया जाए इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी एज वेल। सिर्फ यही काफी नहीं है कि समाज में सब इकोनॉमिकली इक्वल हो जाएं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के चलते, बल्कि इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी भी वो इक्वल होने चाहिए। सबको सेम रिस्पेक्ट मिले, वो जिस भी प्रकार का काम करता हो, चाहे वो लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, कॉबलर हो या टीचर हो। और समाज में इक्वलिटी लाई कैसे जाएगी? थ्रू सोशल एंड इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन। विलेजेस को डेवलप किया जाएगा, आत्मनिर्भरता लाई जाएगी, सेल्फ रिलायंस वुड बी द फोकस, एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। एंड बिसाइड्स दिस 4 ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू सोसाइटी में सभी का प्रोग्रेस होगा, सभी का भला होगा। दैट इज ब्रेड लेबर, ट्रस्टीशिप, लैंड रिफॉर्म्स, एज वेल एज रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। इनको हम आगे चलकर समझने वाले हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज को तो गांधी जी सपोर्ट करते ही करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे लोग सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। एज वेल एज लैंड रिफॉर्म्स को भी सपोर्ट करते थे, सो दैट लैंड कुछ चुनिंदा हाथों में ना हो, बल्कि सभी के पास उसकी कॉमन ओनरशिप हो। और अगर हम स्टेट की बात करें तो गांधी जी एक स्टेटलेस सोसाइटी को सपोर्ट करते थे, जस्ट लाइक द अनार्किस्ट्स। इसलिए उनको एक फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि स्टेट फ्रीडम और नॉन वायलेंस के आइडिया के साथ इनकम्पैटिबल है। स्टेट वायलेंस का सहारा लेती है, इवन जो छोटी से छोटी स्टेट होगी वो फोर्स पर आधारित होगी, ऐसा वो मानते थे। और ना ही स्टेट में रह के इंडिविजुअल्स को प्रॉपर फ्रीडम मिल सकती है। इसीलिए वो एक ऐसी सोसाइटी को सपोर्ट करते थे जहां इंडिविजुअल्स खुद को गवर्न करेंगे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को वो सपोर्ट करते थे, हर पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, और एक ऐसी सोसाइटी जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स और नॉन वायलेंस पर आधारित होगी। यही था उनका राम राज्य, क्योंकि वो मानते थे कि इंडिविजुअल्स में ये क्षमता है कि वो खुद को रेगुलेट कर सकें, खुद को गवर्न कर सकें। दैट्स द रीजन उन्होंने राम राज्य का मॉडल दिया था, which was based on justice, equality and happiness.
तो गांधी जी की जो आइडियल स्टेट थी वो नॉन वायलेंस पर आधारित थी और जस्टिस, इक्वलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती थी और इंडिविजुअल्स ऐसी सोसाइटी में खुद को गवर्न करते थे विदाउट द हेल्प ऑफ स्टेट। पॉलिटिक्स और एथिक्स को लेकर उनके क्या विचार थे? गांधी जी के जो एथिक्स से रिलेटेड विचार थे वो डिफरेंट रिलीजन्स की टीचिंग्स पर आधारित थे और इसमें वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे सनातन धर्म से और उनके लिए स्पिरिचुअल, रिलीजियस, मॉरल और एथिकल शब्द सेम आइडिया कन्वे करता था, यानी कि वो इन टर्म्स में डिफरेंस नहीं मानते थे, इनको सेम समझते थे क्योंकि वो मानते थे कि ये सभी टर्म्स इंसान को गलत करने से रोकती हैं और अच्छाई करने की बात करती हैं। वो पॉलिटिक्स की स्पिरिचुअलाइजेशन को सपोर्ट करते थे। उनका मानना था कि हमें पॉलिटिक्स में एथिक्स लाने चाहिए, ऐसे एथिकल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स लाने चाहिए जो पॉलिटिक्स को गाइड करें सो दैट पॉलिटिक्स करप्ट ना हो जाए, जैसे कि अच्छाई करो, झूठ मत बोलो और वायलेंस का सहारा ना लो। ये प्रिंसिपल्स वो पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे। हालांकि ये बात कंप्लीटली अलग है कि ये कितना प्रैक्टिकल है। उनका मानना था कि जो लोग ये कहते हैं कि रिलीजन का पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि रिलीजन क्या होता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, ऐसी पॉलिटिक्स जो धर्म का सहारा नहीं लेती है वो उसकी सोल को ही मार देती है, उसकी आत्मा को खत्म कर देती है। तो इसीलिए पॉलिटिक्स में रिलीजियस या स्पिरिचुअल या मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। एज वेल एज वो एम्फसाइज करते थे ऑन प्योरिटी ऑफ मीन्स एज वेल एज एंड्स। उनका मानना था कि मीन्स भी उतने ही जरूरी हैं जितने की एंड्स। इस बात से वो बिल्कुल डिसएग्री करते थे कि जो एंड है वो जस्टिफाई करता है मीन्स को। मैकियावेली ऐसा मानते थे ना, बल्कि गांधी जी तो ये मानते थे कि अगर हम सही मीन्स को फॉलो करते हैं तो उसका एंड भी सही होगा, क्योंकि मीन्स और एंड्स तो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसीलिए हमें दोनों की प्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। अलॉन्ग विथ स्टेटलेस सोसाइटी, गांधी जी एक क्लासलेस सोसाइटी को भी सपोर्ट करते थे क्योंकि वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे। वो तो सर्वोदय की बात करते थे, सभी की प्रोग्रेस की बात करते थे। तो कोई अपर क्लास ना हो, ना ही कोई लोअर क्लास हो। इसी को वो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं ब्रेड लेबर के कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिसमें वो बताते हैं कि सोसाइटी में जो क्लास डिवीजन है, क्लास के आधार पर जो डिवीजन है सोसाइटी में, जहां एक क्लास अपर क्लास कंसिडर करी जाती है, दूसरी मिडिल और तीसरी लोअर, ये सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर का रिजल्ट नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर का यहां मतलब है कि अलग अलग क्लासेस अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगी। तो वो रीजन नहीं है सोसाइटी में क्लास डिवीजन का, बल्कि रीजन तो ये है कि एक तरीके के लेबर को दूसरे तरीके के लेबर से बेटर समझा जाता है, फिजिकल लेबर को इंफीरियर समझा जाता है और जो मेंटल लेबर है उसको सुपीरियर समझा जाता है। यही रीजन होता है सोसाइटी में क्लास डिवीजन का। फिजिकल लेबर होता है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर, फायर फाइटर, कारपेंटर, हाउसकीपर या इलेक्ट्रिशियंस करते हैं। मेंटल लेबर होता है ऐसा लेबर जिसमें दिमाग लगता है, जिसके लिए लर्निंग की आवश्यकता होती है, जैसे कि जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स करते हैं। और इसी आइडिया को चेंज करने की जरूरत है। ये रियलाइज करने की जरूरत है कि दोनों ही लेबर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये रियलाइजेशन कैसे आएगी? थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेड लेबर, जिसका मेन एम क्या है? लोगों में एक सेंस ऑफ इक्वालिटी क्रिएट करना। ब्रेड लेबर में क्या होगा कि हर इंसान फिजिकल लेबर करेगा, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। हर इंसान उतना फिजिकल लेबर करेगा जितनी कि उसकी एक दिन में कंजम्पशन हो। ये होता है ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक दिन में 10 चपाती की रिक्वायरमेंट है तो आप उन 10 चपातीज की वर्थ जितना काम भी करो, फिजिकल लेबर भी करो। सो द मेन थीम इज टू अर्न व्हाट यू कंज्यूम। इससे आपको फिजिकल लेबर की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा
और आप ऐसी क्लासेस को रिस्पेक्ट करोगे जो फिजिकल लेबर परफॉर्म करती हो। आप लुक डाउन नहीं करोगे फिजिकल लेबर पर, आप इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करोगे। और इससे क्या होगा कि लेबर के प्रति डिग्निटी बढ़ेगी, एक रिस्पेक्ट आएगी लोगों में लेबर के प्रति, और वो ऐसे लोगों को जो लेबर परफॉर्म करते हैं उनको भी रिस्पेक्ट करेंगे। इससे सोसाइटी में भाईचारा बढ़ेगा और समाज में इक्वलिटी आएगी और एक क्लासलेस सोसाइटी स्टैब्लिश हो पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इज द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टरशिप। ट्रस्टरशिप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लैंडलॉर्ड्स और कैपिटलिस्ट को अपनी पोजेशंस या जिन रिसोर्सेज को वो ओन करते हैं, जो उनके पास होती हैं, उनका ओनर नहीं समझना चाहिए बल्कि सिर्फ एक ट्रस्टी समझना चाहिए, क्योंकि ये पोजेशंस उनको भगवान द्वारा दी गई हैं ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए, और इसीलिए वो इन पोजेशंस के ओनर्स नहीं हैं बल्कि सिर्फ ट्रस्टीज हैं, एक तरीके से गार्जियंस हैं। और इन पोजेशंस को या प्रॉपर्टी को लोगों के भले के लिए यूज करना चाहिए। तो जब तक लैंडलॉर्ड्स और कैपिटलिस्ट अपने आप को ट्रस्टी समझते हैं पोजेशंस का, तब तक उनके पास राइट है इन पोजेशंस को रखने का। और गांधी जी मानते हैं कि ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, आम जनता में रिस्पेक्ट बढ़ेगी लैंडलॉर्ड्स और कैपिटलिस्ट के लिए, और जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की भावना है ये क्लास कॉपरेशन से रिप्लेस हो जाएगी। People won't hate the capitalists and even the landlords, but rather they'll respect them. और कैपिटलिस्ट अपने लिए उतनी ही प्रॉपर्टी और पोजेशंस रखेंगे जितने की उनको जरूरत है और जितना उन्हें इंडस्ट्री चलाने के लिए जरूरत है। बाकी की जो पोजेशंस है ये लोगों के वेलफेयर के लिए यूज की जाएंगी। और रिच लोग मानेंगे कैसे ट्रस्टीज बनने के लिए? इसके लिए गांधी जी बताते हैं कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस का सहारा लेके कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स का चेंज ऑफ हार्ट किया जाएगा, उनका माइंड चेंज किया जाएगा और वो अग्री कर जाएंगे ट्रस्टीज बनने के लिए अपनी ही पोजेशंस का, विच इंक्लूड्स प्रॉपर्टी एंड अदर रिसोर्सेज। और गांधी जी के ट्रस्टीशिप का आइडिया इन्फ्लुएंस था जॉन रस्किन से। गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी क्रिटिसाइज करते थे। उनका मानना था कि यह मटीरियलिज्म पर बेस्ड है, भौतिकवाद पर आधारित है, ज्यादा से ज्यादा पोजेशंस को ओन करने पर एम्फेसाइज करती है, एज वेल एज ही यूटिलिटेरियन है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात करती है, जिससे कि इंसान सिर्फ एनिमल्स बनकर रह गए हैं। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मटीरियल प्लेजर्स पर है, स्पिरिचुअलिटी को वो भूल गए हैं, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन पर एम्फेसाइज नहीं करते हैं। इसी मटीरियलिज्म ने इंसान को खराब कर दिया है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन ने सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी को ही हार्म नहीं पहुंचाया है बल्कि एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचाया है। मटीरियलिज्म के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया है, जिसके वो खिलाफ थे। इसके अलावा वो डिसेंट्रलाइजेशन को भी सपोर्ट करते थे। पंचायती राज का आइडिया भी गांधी जी ने प्रपोज किया था, जो कि किस पर बेस्ड था? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर। उनका मानना था कि ग्रास रूट लेवल पर भी लोगों के पास पावर होनी चाहिए ताकि वो अपने लिए डिसीजंस ले सकें। और जो उनका पंचायती राज का स्ट्रक्चर था वो पिरामिडिकल नहीं था बल्कि एक सर्कल की तरह था, एक ओशनिक सर्कल की तरह, विच मीन्स कि सभी के पास इक्वल पावर होगी, चाहे वो बॉटम पे हो चाहे टॉप पर, इंस्टेड ऑफ टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम होता तो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बन जाता। तो ग्राम सभा का भी वही स्टेटस होगा जो एक जिला परिषद का होगा, कोई सुपीरियर इंफीरियर अथॉरिटी नहीं होगी। ये है गांधी जी के डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और ये थे गांधी जी के मेन आइडियाज या फीचर्स ऑफ गांधीज्म। गांधीज्म को समझ लेने के बाद ये समझ लेते हैं कि किन किन बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि एक यूटोपियन फिलॉसफी है। गांधीज्म काल्पनिक है। इसका जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसे रियलिटी में एस्टैब्लिश कर पाना मुश्किल है। इट टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल्स लाइक नॉन वायलेंस एंड अडहेरिंग टू ट्रूथ, जो कि रियलिटी में कर पाना बहुत मुश्किल है। ऑल्सो अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिक्स में मीन्स और एंड्स को प्योर रखना इज इम्पॉसिबल। इसीलिए ये एक यूटोपियन फिलॉसफी है,
एक कल्पना मात्र है। इट ऑल्सो लैक्स ओरिजिनैलिटी, क्योंकि जो गांधीयन थॉट है वो अलग अलग सोर्सेस से इंस्पायर्ड है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट फिलोसोफर्स की टीचिंग से गांधीयन थॉट बहुत ज्यादा प्रभावित है। इवन उनका ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट जॉन रस्किन से इंस्पायर्ड है, अलॉन्ग विद सर्वोदय। फिर नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है उनका ह्यूमन नेचर को लेकर जो उनके विचार हैं। गांधी जी मानते थे कि बाय नेचर ह्यूमंस अच्छे होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सम अदर थिंकर्स लाइक थॉमस हॉब्स ये सच नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स तो बाय नेचर सेल्फिश होते हैं, अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए वो दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो इसलिए गांधी जी के जो विचार हैं ह्यूमन नेचर को लेकर वो सही नहीं है। इसके अलावा जो उनका ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है वो भी काफी आइडियलिस्टिक और यूटोपियन है, बिकॉज ये रियलिटी में हो पाना बहुत मुश्किल है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंडस्ट्रियलिस्ट से कि वो अपनी पोजीशंस के ओनर्स की बजाय उनके ट्रस्टीज बन जाएं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी आइडियलिस्टिक, सिर्फ आदर्शों की बात करता है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है इसकी। ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी प्रकार है, सुनने में अच्छा लगता है बट रियलिटी में इसको शेप दे पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप हर पर्सन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बॉडी लेबर करेगा अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हैं, बट गांधीज्म के मेरिट्स भी हैं। गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन के आइडिया को सपोर्ट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, जिससे कि ये इंश्योर किया जाए कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, विच इज एन एडवांटेज ऑफ गांधीज्म। ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को फॉलो करने की बात करते हैं, विच इज अ गुड आइडियल, एक अच्छा आदर्श है। लोगों में अगर ऐसे आदर्श आ जाएं तो पूरी सोसाइटी बदल जाए। सो दिस आइडिया इटसेल्फ इज रियली गुड। और गांधी जी ने कोशिश भी करी है इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की। गांधीज्म सिंपल लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करता है। ये एम्फेसिस देता है सेल्फ सफिशिएंसी पर और सेल्फ रिलायंस पर। बजाय कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने के, हमें सिर्फ उतना ही खरीदना चाहिए जितनी की हमें जरूरत हो। तो कंज्यूमरिज्म और मटीरियलिज्म के ये खिलाफ हैं। और विनोबा भावे ने भी गांधी जी के इकोनॉमिक आइडियाज को प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करी है। उन्होंने ग्राम दान और भूदान जैसी मूवमेंट स्टार्ट करी थी, जिनका पर्पस ये था कि लैंड सिर्फ कुछ हैंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट उसकी तो कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए। एक पूरा गांव मिलकर रिसोर्सेज को ओन करे और सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करे जितनी की उन्हें आवश्यकता है। तो ऐसा करके उन्होंने एक आइडियल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल शेप देने की कोशिश की। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आइडियोलॉजी कंप्लीटली आइडियलिस्टिक और यूटोपियन है। इसके अलावा गांधीज्म सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की भी बात करता है। उनका फोकस सिर्फ यही नहीं था कि सोसाइटी में सब इकोनॉमिकली इक्वल हो, बल्कि इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी भी इक्वल हो। सभी इंडिविजुअल्स को सेम रिस्पेक्ट मिले, इररिस्पेक्टिव कि उनकी क्या कास्ट है, वो किस तरीके का काम करते हैं। और इसी इक्वालिटी को लाने के लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट भी दिया था, इसके अलावा सर्वोदय का भी। तो ये एडवांटेजेस होती हैं गांधीज्म आइडियोलॉजी की। और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया गांधीज्म को। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।